हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सेंट्रल फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप में आप सभी लोगों का वेलकम है। डे 10 तक क्विज हुआ था, चूंकि एग्जाम आ गए थे तो इसका डिस्कशन नहीं हो पाया था। तो अभी हम लोग डे 9 और डे 10 डिस्कस कर लेते हैं एंड इसके बाद कुछ आपके लिए सरप्राइज है, कुछ नया है और शुरू से हम लोग फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो लोग जुड़े नहीं हैं, जुड़ना चाहते हैं, आपके दोस्त साथी संगति हैं, उनको भी बताइए कि भैया यहाँ पर कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। और खास करके जो लोग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके लिए ये क्विज ग्रुप बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, तो चलो आज हम लोग मेडिसिन क्विज का डे 9 डिस्कशन करने वाले हैं। डे 9 क्विज में पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों का है, बीटा 1 रिसेप्टर्स। क्या है क्वेश्चन? बीटा 1 रिसेप्टर्स आर मेनली प्रेजेंट इन। बीटा 1 रिसेप्टर मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बीटा 1 रिसेप्टर्स लंग्स में, हार्ट में, किडनी में, लीवर में। बताइए। बीटा 1 रिसेप्टर्स आर मेनली प्रेजेंट इन, तो बीटा 1 रिसेप्टर्स आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। वेरी गुड, हार्ट में प्रेजेंट होते हैं बीटा रिसेप्टर्स। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बीटा रिसेप्टर्स के याद रख लो, बीटा ब्लॉकर ड्रग याद करो जिसमें आपके लॉल लॉल वर्ड लगे होते हैं, जैसे प्रोपेनोलॉल है ना, प्रोपेनोलोल, मीटोप्रोलोल, एटिनोलोल, ये सब बीटा ब्लॉकर थे जो कि हार्ट के ऊपर, हार्ट में पाया जाता है ये बीटा रिसेप्टर, और उस बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं जिससे हार्ट रेट वगैरह कम होता था, कार्डियक आउटपुट कम होता था, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है इसका। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, एट्रोपिन ब्लॉक्स। एट्रोपिन किसको ब्लॉक करते हैं? जवाब दीजिए। एट्रोपिन ब्लॉक्स निकोटिनिक रिसेप्टर्स, मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स, बीटा रिसेप्टर्स या फिर डोपामिन रिसेप्टर्स, है ना? बताइए भैया। गार्गी मिश्रा जी, सेकेंड ईयर का कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है? सेकेंड ईयर का कोर्स हम लोगों का थोड़ा सा इंतजार करेंगे रिजल्ट का, उसके बाद थोड़ा वेट कर लीजिए। अभी तुरंत से कोर्स स्टार्ट नहीं होगा, तब तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस वगैरह यूट्यूब पर स्टार्ट कर दिए जाएंगे। लेकिन प्रॉपर बैच जो ओएक फार्मेसी ऐप पर सेकेंड ईयर का बैच है, आई होप कि आपके रिजल्ट जून में आ जाएंगे, तो जुलाई से स्टार्ट हो सकता है, जुलाई से स्टार्ट हो सकता है आपका क्लास। एट्रोपिन, अभी तुरंत से कहीं बैच में एडमिशन भी मत लीजिएगा, थोड़ा रिलैक्स करिए। पढ़ने की इच्छा है तो यूट्यूब पे दुनिया भर के लेक्चर्स पड़े हुए हैं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो मैंने पढ़ाया नहीं है, सब टॉपिक पढ़ा हुआ है मेरा यूट्यूब पर, वहाँ से पढ़ाई कीजिए। मैं खुद बताऊंगा सही समय पर आने पर बैच ज्वाइन करने के लिए। ठीक है। एट्रोपिन ब्लॉक्स, एट्रोपिन निकोटिनिक रिसेप्टर्स, मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स, बीटा रिसेप्टर्स, डोपामिन रिसेप्टर्स। तो एट्रोपिन ब्लॉक करता है मस्कैरिनिक रिसेप्टर को, मस्कैरिनिक रिसेप्टर को। ये एक एंटी मस्कैरिनिक एजेंट है ना, ये एक एंटी मस्कैरिनिक एजेंट्स है एट्रोपिन। तो एट्रोपिन के बारे में हमने क्या पढ़ रखा है सर? तो एट्रोपिन एसिटाइल कोलिन के मस्कैरिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट शो करता है ना, ध्यान रखना है। चलो, मेन यही लाइन था। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 है, मॉर्फिन इज अ ओपॉइड एनाल्जेसिक्स, एनासिड्स, एंटीबायोटिक्स, सेडेटिव्स। बताइए भैया, मॉर्फिन क्या है? मॉर्फिन क्या है? मॉर्फिन क्या होता है? ओपॉइड एनाल्जेसिक्स है, एनासिड्स है, एंटीबायोटिक्स है, सेडेटिव्स है। तो मॉर्फिन क्या होता है? करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो मॉर्फिन एक ओपॉइड एनाल्जेसिक्स होता है, ओपॉइड एनाल्जेसिक्स होते हैं, ओपॉइड एनाल्जेसिक्स, वेरी गुड, ओपॉइड एनाल्जेसिक्स होते हैं मॉर्फिन। तो मॉर्फिन जो होता है ये एक ओपॉइड एनाल्जेसिक्स है, यानी ओपॉइड रिसेप्टर के साथ बाइंड करके आपके पेन को रिलीफ करता है। तो मॉर्फिन एक म्यू ओपॉइड रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, सीवियर पेन रिलीफ में मदद करता है। एनएसएड प्रोस्टाग्लैंडिन इनिबिशन से काम करते हैं, जैसे एस्पिरिन हो गया। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पर एक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं। सेडेटिव्स सिडेशन कॉज करता है, मेन यूज एनाल्जेसिया नहीं है। ठीक है। ओपॉइड एनाल्जेसिक्स में आपके देखो एग्जांपल मैंने बताए थे, ओपॉइड एनाल्जेसिक्स के जो नेचुरल एल्कोलॉइड्स हैं उसमें मॉर्फिन और कोडीन होते हैं। सिंपैथो से क्या कहते हैं, सेमी सिंथेटिक्स में आपके हेरोइन वगैरह आ जाते हैं, सिंथेटिक में आपके देखो फेंटानिल वगैरह आ जाता है, रेमी फेंटानिल वगैरह हो जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। हेपेरिन एक्ट्स एज, हेपेरिन किसके जैसा काम करता है? हेपेरिन एक्ट्स एज, हेपेरिन किसके जैसा काम करता है? एंटी प्लेटलेट, थ्रोम्बोलाइटिक, एंटीकोएगुलेंट, वैसोडाइलेटर। जवाब दीजिए। हेपेरिन एक्ट एज अ,
हेपेरिन किसके जैसा काम करता है? तो भाई हेपेरिन आपका एंटीकोएगुलेंट होता है, एंटीकोएगुलेंट। हेपेरिन और वारफरिन, मैंने 2 ड्रग बोला है, आपको याद रखना है। हेपेरिन और वारफरिन ये दोनों एंटीकोएगुलेंट होते हैं। हेपेरिन इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है, आईवी, ठीक है, और वारफरिन ओरल होता है, वारफरिन ओरल होता है, ठीक है। ध्यान रखना है। तो हेपेरिन क्या करता है? क्लॉटिंग फैक्टर को इनहिबिट करता है, इसीलिए ये एक एंटीकोएगुलेंट एजेंट है। हेपेरिन क्लॉटिंग फैक्टर को इनहिबिट करता है, क्लॉट बनने से रोकता है। एंटी प्लेटलेट, प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकते हैं, यानी प्लेटलेट को एग्रीगेट होने से रोकते हैं, जैसे एस्पिरिन, एस्पिरिन होते हैं ये एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। अच्छा, थ्रोम्बोलाइटिक्स क्या होते हैं? तो जो क्लॉट को डिसॉल्व करते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेस। वेसोडाइलेटर्स, जो कि वेसल्स को डायलेट करते हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, क्लॉटिंग से अनरिलेटेड, ठीक है, क्लॉटिंग से अनरिलेटेड होते हैं। अब एंटीकोएगुलेंट्स में आपको हेपेरिन, देखो हेपेरिन और वारफरिन 2 ड्रग मैंने बताया था, ये ओरल एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं, हेपेरिन, और पेरेंट्रल होता है हेपेरिन और ओरल होता है वारफरिन, ठीक है। सोहानी कुमारी, उदित फार्मेसी ऐप पर अब क्लास नहीं होगा, ऐसा कैसे नहीं? ऐसा होता है कभी कि क्लास बंद हो जाएगा? नहीं, थोड़ा सा सबका एग्ज़ाम हुआ है, सारे टीचर इतने मेहनत किए हैं, थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। आप लोग का भी पेपर हुआ है, क्लासेस फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। अभी आरजीपीवी का एग्ज़ाम दिलवाना है, आरयूएचएस वालों का एग्ज़ाम दिलवाना है, छत्तीसगढ़ वालों का एग्ज़ाम दिलाना है, पंजाब वालों का, हरियाणा वालों का, सबको फोकस करना है ना दोस्त। सबके लिए कंबाइन एक क्लास चलेगी डेली, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए। मुझे लगता है जून से स्टार्ट हो जाएंगी, 1 जून से क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी आप लोगों की, ठीक है। लीडोकेन वर्क्स बाय ब्लॉकिंग, लीडोकेन कैसे काम करता है भाई? लीडोकेन वर्क्स बाय ब्लॉकिंग पोटेशियम चैनल्स, क्लोराइड चैनल्स, कैल्शियम चैनल्स, सोडियम चैनल्स। लीडोकेन वर्क्स बाय ब्लॉकिंग, लीडोकेन कैसे काम करता है? तो लीडोकेन एक लोकल एनेस्थेटिक्स है, और लोकल एनेस्थेटिक सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। किसको ब्लॉक करता है? हाँ, वही तो राजस्थान वाले को एग्जाम दिलवाना है अभी। सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, लीडोकेन सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। तो जो ये लीडोकेन्स हैं, ये जो आपके लीडोकेन दिख रहे हैं, लीडोकेन इज अ लोकल एनेस्थेटिक, ये एक लोकल एनेस्थेटिक हैं जो ब्लॉक करते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को इन नर्व मेम्ब्रेन्स बाय ब्लॉकिंग सोडियम चैनल्स। इट प्रिवेंट्स द इनिशिएशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस लीडिंग टू लॉस ऑफ सेंसेशन, एनेस्थीसिया को लॉस करने का काम करता है। हैलोपेरिडोल इज, हैलोपेरिडोल क्या है बताओ भाई? हैलोपेरिडोल क्या है? एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, सेडेटिव्स हैं, एंटीसाइकोटिक हैं। हैलोपेरिडोल इज, हैलोपेरिडोल इज, तो हैलोपेरिडोल क्या होता है सर? तो हैलोपेरिडोल आपका होता है एंटी डिप्रेसेंट। क्या बात कर रहे हो? ये एंटी डिप्रेसेंट होता है या एंटीडायटिक होता है, सेडेटिव होता है, एंटीसाइकोटिक होता है? तो आंसर हो जाएगा हैलोपेरिडोल एंटीसाइकोटिक ड्रग होता है, एंटीसाइकोटिक ड्रग होता है। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के एग्जाम्पल में आते हैं हैलोपेरिडोल, जो साइकोटिक यानी कि ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करते हैं। ये देखो आपका हैलोपेरिडोल एंटीसाइकोटिक ड्रग होता है। हाँ, एमसीक्यू 10 सही है तो सफिशियंट है पास होने के लिए। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि, पेनक्रियाज, लीवर, टाइफाइड, एड्रिनल। क्या जवाब दिए हो आप सभी लोग? जवाब देना। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ह्यूमन बॉडीज की सबसे बड़ी ग्लैंड लीवर है। सबसे बड़ी ग्लैंड क्या है? लीवर है, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज लीवर, लीवर को सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। लीवर के बारे में याद रख लो, ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर ह्यूमन बॉडी, बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन इन नेचर। वेट इसका लगभग 1.5 किलो होता है, 1500 ग्राम होता है, 1.5 kg होता है। शेप वेज शेप का होता है, थोड़ा ट्राइंगुलर टाइप का, इसी को वेज शेप कहते हैं। कलर रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन, प्रोटीन का डाइजेशन कहां से शुरू होता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन, प्रोटीन का डाइजेशन माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन, जवाब दो। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन, प्रोटीन का डाइजेशन। तो अगर सिर्फ बोलेगा डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, तब तो हो जाएगा आंसर माउथ, माउथ से स्टार्ट होता है। लेकिन प्रोटीन का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है? तो वो स्टोमक, क्योंकि यहाँ पर आपका पेप्सिन एंजाइम और HCl बनता है। तो याद रखना, आपका प्रोटीन का पाचन यहीं से शुरू होता है, पेट से ही शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके HCl बनते हैं,
पेप्सिन एंजाइम रहता है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। विच ऑर्गन स्टोर्स बाइल, बाइल को कौन स्टोर करता है? तो लीवर। बाइल को कौन स्टोर करता है? अरे बाइल बनाता लीवर है, मिस्टेक नहीं करना है दोस्त। स्टोर पूछ रहा है, ये सवाल काफी बार गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में भी आया हुआ है। विच ऑर्गन स्टोर्स बाइल, कौन से ऑर्गन है जो बाइल को स्टोर करते हैं? तो बाइल को स्टोर करने वाले ऑर्गन्स का नाम है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। ठीक है, चलो भाई, तो ये गॉल ब्लैडर हो गए बाइल को स्टोर करने वाले। ठीक है, अब और बाइल बनाता कौन है सर? तो बाइल बनाता है लीवर। बाइल प्रोड्यूस कौन करता है सर? बाइल प्रोड्यूस कौन करता है? लीवर। बाइल प्रोड्यूस कौन करता है? लीवर। ठीक है, अब एक कार्डियक मसल इज, कार्डियक मसल क्या है? वॉलंटरी, नन, बोथ या इनवॉलंटरी? कार्डियक मसल इज, कार्डियक मसल क्या होता है? तो कार्डियक मसल्स यानी हार्ट के मसल्स इनवॉलंटरी नेचर होते हैं, आपके कंट्रोल में नहीं होता है। आप चाहोगे कुछ देर के लिए रोक दे तो पॉसिबल है? नहीं, इनवॉलंटरी होते हैं। तो कार्डियक मसल्स इज इनवॉलंटरी। कार्डियक मसल्स क्या होते हैं? इनवॉलंटरी होते हैं। कैसे होते हैं बताओ? कार्डियक मसल्स इज इनवॉलंटरी। ठीक है, ये इनवॉलंटरी होते हैं। ओके, अब देखो ये स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, तीन प्रकार के मसल्स होते हैं। ये देखो आपको जैसे दिख रहा है, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स ऐसे मसल्स होते हैं जो यूजुअली आपके स्केलेटन से, हड्डियों से अटैच्ड होते हैं, और ये वॉलंटरी इन नेचर होता है, यानी कि ऐच्छिक होता है, आपके कंट्रोल में होता है। जैसे हाथों की जुड़ी मांसपेशियां आपके कंट्रोल में, मन किया कैसे ऐसे हाथ पैर करना है तो कर लेंगे। ठीक है, स्मूथ मसल्स की मैं बात कर रहा हूं तो यूजुअली कवरिंग वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन की कवरिंग वॉल्स होते हैं एंड इनवॉलंटरी होती हैं। ठीक है, मैं आप सभी लोगों के डाउट देख रहा हूं कि कुछ डाउट्स आ रहे हैं, सो प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मुझे थोड़ा पढ़ाने ले लीजिए, कंप्लीट डिस्कशन कर लेंगे, फिर लास्ट में मैं 5 मिनट लाइव रहूँगा। आपके जो भी डाउट होंगे मैं पूरी प्रयास करूँगा हर एक लोगों का सवाल कर रहा है जवाब करने का। अभी थोड़ा सा टॉपिक चल रहा है डिस्कशन, तो डिस्कशन को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, है ना? हाँ, ये सही रहेगा। चलो, चलो कार्डियक मसल्स की मैं बात कर रहा हूं तो ये इनवॉलंटरी, कार्डियक मसल्स क्या होते हैं? इनवॉलंटरी होते हैं। कैसे होते हैं? इनवॉलंटरी होते हैं कार्डियक मसल्स। ओके, क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं होता है। आगे और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को जानकारी देना चाहूँगा, जो भी बच्चे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप हमारा चलता है, जिसमें आपको डेली क्वेश्चन फार्मेसी से रिलेटेड क्विज कराए जाते हैं, और इसमें अभी आपको धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट के फार्मेसी के क्विज आपको देखने को मिलेगा। कोर्स प्राइस मात्र 299 है, जिसमें आपको डेली मेडिसिन क्विज दिए जाते हैं, डेली लाइव डिस्कशन होता है, ईबुक पीडीएफ नोट्स, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके लिए आपको करना क्या है? प्ले स्टोर पे जाइए और सेंट्रल फार्मेसी आप सर्च कीजिए, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, इंस्टॉल कर लीजिए, मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करेंगे, कोर्सेज वाले सेक्शन में जाएंगे तो डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप दिख जाएगा, एंड मात्र 299 में 1 साल की वैलिडिटी के लिए आपको मिल जाएगा। इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करेगी, अगर आपको किसी प्रकार का पेमेंट इशूज़ होता है तो। अदरवाइज आप चैट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, वहाँ से भी आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, हाँ, चलो, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या था भाई? विच पार्ट ऑफ हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड? कौन सा पार्ट है हार्ट का जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है? बताइए भैया। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। विच पार्ट ऑफ हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड? हार्ट का कौन सा हिस्सा है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है? तो भैया देखो, आपके हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, डायग्राम मैं बना देता हूँ। ठीक है, मुझे उतना अच्छा डायग्राम बनाने नहीं आता, लेकिन काम चलाने लायक सिखा देते हैं। देखो भाई, 4 प्रकार के हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। पहली बात तो मैं बता दूं कि ये राइट साइड होता है और ये लेफ्ट साइड होता है, तो पहले ही छांट दो कि ये राइट साइड में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा, जब भी होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो लेफ्ट वाला ही होगा। अब रिसीव कौन सा करता है? तो देखो, ये लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होता है, समझ बात को, लेफ्ट एट्रियम में, फ्रॉम पल्मोनरी वेन। ठीक है, आंसर सी। जबकि ये पंप करता है पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल, सबसे थिकेस्ट चैम्बर भी होता है हार्ट का।
तो द लेफ्ट एट्रियम कलेक्ट्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पंप्स इट टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। यही देखो लेफ्ट एट्रियम में कलेक्ट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एंड फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और वहां से पंप करता है पूरे बॉडी में ऑर्टा के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 12 है, आप सभी लोग जवाब देना। विच एंजाइम डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स इन माउथ। माउथ में कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम कौन सा एंजाइम करता है? पेप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। पेप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। विच एंजाइम डाइजेस्ट्स कार्बोहाइड्रेट इन माउथ? बताओ भाई, विच एंजाइम डाइजेस्ट्स कार्बोहाइड्रेट इन माउथ। माउथ में कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? तो भाई कार्बोहाइड्रेट को पेप्सिन तो नहीं करेगा, पेप्सिन तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है। लाइपेज तो लिपिड को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा एमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स क्या होते हैं? अमाइलेज होते हैं, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, ड्रग यूजेज इन डायरिया। ड्रग जो यूज होते हैं डायरिया में वो क्या है? ORS, इंसुलिन, एटिनोलॉल या फिर डाइजीपाम। तो ड्रग यूजेज इन डायरिया, डायरिया में जो यूज होते हैं ड्रग, उस ड्रग का नाम होता है ORS। क्या होता है सर? ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या फिर ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। कितनी बार ORS से सवाल कराया था? एग्जाम में आए भी थे ORS से सवाल। अब फर्स्ट ईयर में आया था या सेकेंड ईयर में नहीं पता, लेकिन आया था कंफर्म, है ना। मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन बट ORS से सवाल आए थे। ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, इसी को ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन भी कहते हैं। डायरिया, किसी को लूज मोशन हो, डिहाइड्रेशन हो जाए, जल की कमी हो जाए बॉडी में, तो उस कंडीशन में ORS आपके बॉडी में डिहाइड्रेट होने से बचाता है आपकी बॉडी को। ड्रग ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इज। हाइपोथायराइडिज्म का ड्रग का नाम क्या है भाई? थायरोक्सिन, इंसुलिन, एटिनोलॉल, डाइजीपाम। ड्रग फॉर हाइपोथायराइडिज्म इज। हाइपोथायराइडिज्म के लिए जो ड्रग है वो क्या है? तो देखो भाई, हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड का मात्रा कम होता है, तो उसके लिए जो ड्रग होता है वो होता है थायरोक्सिन। वो होता है थायरोक्सिन। क्या होता है? थायरोक्सिन होता है, ठीक है। थायरोक्सिन, ड्रग फॉर हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में क्या हुआ भाई? थायराइड हार्मोन का मात्रा कम हो गया। थायराइड हार्मोन डेफिशिएंसी की वजह से होता है ना। हाँ, तो उस कंडीशन में हम T4 थायरोक्सिन दे देते हैं, ठीक है। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है उसके लिए। ड्रग फॉर एरिथमिया इज। एरिथमिया के ट्रीटमेंट के लिए सर जी MCQ क्वेश्चन 18 हो गए हैं, ओके गए हैं, तो क्या अरे भाई 18 क्वेश्चन होने के बाद पास ना हो ऐसा कोई सवाल नहीं बनता है, ऐसा मतलब होना नहीं चाहिए, बिल्कुल पास होंगे। ड्रग फॉर एरिथमिया, एरिथमिया के लिए जो ड्रग होना चाहिए वो कौन सा है? तो एरिथमिया क्या होता है? जब हार्ट का रिदम बिगड़ जाता है ना, जैसे टेकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया हो जाए, तो वैसे कंडीशन में यूज होता है एमायोडोरेन, है ना, एमायोडेरोन। आंसर डी, करेक्ट, आंसर डी। ये देखो जो आप लोग डी बता रहे हो ना, ये एमायोडेरोन, ये क्लास 3 का ड्रग है जो कि आपके एक्शन पोटेंशियल को इनिबिट करता है ना। एंटी एरिथमिक ड्रग होते हैं ये। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है? फाइनिटोइन। स्टेटस एपिलेप्टिकस मतलब क्या होता है भाई? मिर्गी का दौरा का एक टाइप है, उसके लिए कौन सा ड्रग होता है? फाइनिटोइन, डाइजीपाम, कार्बामेजापिन या वेल्प्रोइट। जवाब दो। स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए तो आंसर आप सभी लोगों का आ रहा है यस। स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए जो डाइजीपाम होता है ये बेस्ट होता है। डाइजीपाम एक बेंजोडाइजापाइन क्लास का ड्रग है, फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए डाइजीपाम। आंसर बी जो लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए डाइजीपाम बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग होता है। क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर COPD मेंटेनेंस। COPD मेंटेनेंस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, खांसी होती है, सांस लेने में तकलीफ होता है, तो साल्ब्यूटामोल या इप्राट्रोपियम, एड्रेनालिन या इंसुलिन। तो अगर आस्थमा बोलेगा तो साल्ब्यूटामोल, COPD बोलेगा तो इप्राट्रोपियम, ये क्विक रिलीफ देता है इप्राट्रोपियम, ठीक है। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, तो ये देखो इप्राट्रोपियम एक एंटी कोलिनर्जिक ब्रोंकोडायलेटर है, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करता है। मेंटेनेंस टू ट्रीटमेंट ऑफ COPD यानी कि जो आपके क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हैं, लंग्स में आपके एल्वेलर मेम्ब्रेन डैमेज हो जाते हैं, सांस लेने में तो कठिनाई हो रखती है, तो वैसे कंडीशन में इप्राट्रोपियम ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग मस्कैरिनिक रिसेप्टर, ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं।
लीडिंग टू ब्रोंकोडाइलेशन एंड इम्प्रूव्ड एयर फ्लो। ठीक है। विच विटामिन इज वाटर सोल्यूबल, इसमें से कौन सा विटामिन वाटर सोल्यूबल है, कौन सा विटामिन वाटर सोल्यूबल विटामिन है, विच विटामिन इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो भैया आप बताओ ए डी सी के, बताइए विच विटामिन इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल की मैं बात करता हूँ, तो आपके फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल, तो हमने इसका ट्रिक बताया है। फैट मतलब मोटा, मोटा मतलब मोटकी, मोटकी को देख के गाना गाएंगे, देखा तुझे तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तो फैट सोल्यूबल होता है डी ई के ए, एच तो कोई विटामिन होता नहीं है, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए। यहाँ बोला है वाटर सोल्यूबल, जो बच गया वो वाटर सोल्यूबल होता है, बी एंड सी। तो बी और सी, सी ऑप्शन में है तो मार दो, ये वाटर सोल्यूबल है। ये आपके बॉडी में स्टोर नहीं होता, आपको डेली डाइट में लेने की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज क्योंकि ये यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। जबकि फैट सोल्यूबल विटामिन आपकी बॉडी से निकलता नहीं है, ये लीवर में स्टोर होता है, तो इसलिए आपके डेली लेने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। तो देखो वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं विटामिन बी एंड सी, जबकि टाइप्स ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन में ए डी ई के, विटामिन ए डी ई के। ठीक है। चलो, विच ऑर्गन फॉर्म्स यूरिया, इसमें से कौन सा ऑर्गन है यूरिया फॉर्म करता है, बताओ। विच ऑर्गन फॉर्म्स यूरिया, यूरिया बनाने का काम कौन करता है, तो यूरिया बनाने का काम किडनी करता है, नहीं। ब्रेन नहीं, हार्ट नहीं, लीवर, लीवर करता है यूरिया बनाने का काम, है ना। यूरिया बनाने का काम लीवर करता है मेरे दोस्त। ठीक है। नहीं, कंफ्यूज हो गए क्या आप लोग, आंसर हो जाएगा डी। यूरिया पाथवे लीवर में बनता है, किडनी में, ठीक है, सॉरी लीवर में बनता है यूरिया। ग्लिबेनक्लेमाइड इज क्लासिफाइड एज, मैंने कितनी बार बताया, ग्लिम्प्रीड, ग्लिबेनक्लेमाइड, अगर ग्लिब से रिलेटेड वर्ड रहेगा तो वो एक प्रकार का बाइग्वानाइड तो नहीं होगा, वो मेटफॉर्मिन होता है। सल्फोनाइल यूरिया इंसुलिन या एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक तो है नहीं, इंसुलिन तो होगा नहीं, आपका ये सल्फोनाइल यूरियाज क्लास का ड्रग होगा। ग्ली वर्ड जहाँ पे लगा रहे, जैसे देखो ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग बहुत बड़ा है, लेकिन इंपॉर्टेंट दो ही पार्ट है। बताओ, इससे हटके कुछ सवाल आया था, आप लोग बताना, मैंने जैसा बोल दिया था, है तो कत्ता सारा, लेकिन सवाल आपका आएगा बाइग्वानाइड या सल्फोनाइल यूरियाज से। अरे बोलो, एग्जाम आप लोग दे दिए हो, हम पहले भी बताए थे, सवाल आपका बनेगा तो या तो बाइग्वानाइड से बनेगा या तो सल्फोनाइल यूरियाज से बनेगा, है ना। गार्गी मिश्रा कह रहे कोग्नोसी और केमिस्ट्री का पेपर सबसे अच्छा हुआ, बाकी सब्जेक्ट का भी अच्छा हुआ लेकिन उतना अच्छा नहीं, लेकिन क्योंकि केमिस्ट्री और कोग्नोसी में सबसे ज़्यादा टाइम दिया था और बाकी सब्जेक्ट वाले अच्छा, चलो बढ़िया है, जिससे आप लोग डर रहे थे वही सब्जेक्ट अच्छा हो गया। हंसराम कह रहे हैं सर आपने इतना इजी बना दिया। देखो, कोग्नोसी से सब लोग डरता है, फार्माकोग्नोसी से सब लोग डरता है, लेकिन हम कहते हैं बाबू पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। देख के डर लगता है, लेकिन एग्जाम में आपको सब, पहले हम बोले थे ना सबसे ज़्यादा नंबर, सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आप कोग्नोसी में सही करके आएंगे, आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि हमको पता है क्वेश्चन उसका बहुत ही पैटर्न में आता है, और बस थोड़ा सा समझने की रिक्वायरमेंट है, जो बहुत, क्योंकि सेलेक्टिव एरिया से आता है ना, सेलेक्टेड एरिया से, एचएपी वगैरह सेलेक्टेड नहीं है, कहीं से भी सवाल है। देखो एचएपी का सवाल कैसा आया था, नीट से भी डिफिकल्ट सवाल दे दिया था, बताओ, हर साल ऐसा नहीं होता था। इस बार थोड़ा सा ज़्यादा सवाल, 2-4-5 सवाल कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट दे दिए थे। चलो, तो बाइग्वानाइड में मेटफॉर्मिन और सल्फोनाइल यूरियाज में देखो ग्लिबेनक्लेमाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लाजाइड, ग्लिम्प्रीड, टॉलब्यूटामाइड, तो ग्ली वर्ड लगा हुआ है सल्फोनाइल यूरियाज, एक टॉलब्यूटामाइड भी याद रख लेना। ठीक है। चलो, तो फाइनली ये 20 क्वेश्चन था, फार्माकोलॉजी भी बढ़िया गया है, चलो बहुत बढ़िया है। बारी अब रिजल्ट की है, चलो अब रिजल्ट डिस्कस करते हैं। भैया कितने बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट लिया था, इतना दिन टेस्ट को हो गया है, तो आइए अब सभी लोग हम लोग रिजल्ट देखते हैं। करेक्ट। क्या लग रहा है भाई, किसने टॉप किया होगा, कितने को ऐसा लग रहा है कि मैं टॉप 10 में होऊंगा।
हाँ भाई, पेपर इस बार ओवरऑल सबका अच्छा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बस फर्स्ट ईयर वालों का एचएपी का क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया था, पैटर्न से थोड़ा चेंज कर दिया था, 2-4 क्वेश्चन, इस वजह से थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत हुई होगी। बाकी पास होने लायक मतलब पास होने लायक क्या, 2-4 क्वेश्चन छोड़ के और कुछ, जो वो भी एचएपी में उसको दिक्कत हुआ होगा ना, जो 1 नाइट बिफोर एग्जाम पढ़ के जाते हैं ना कि सर एक दिन पहले जो क्लास हुई थी उसमें आप नहीं बताए थे, बाकी जो डिटेल में पढ़ा था वहाँ तो सब कुछ डिस्कस हुआ ही था। एचएपी का क्वेश्चन ही थोड़ा डिफिकल्ट आया था, बाकी सब अच्छा था। एचईपी में भी 16 किए हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था भी भाई, जो पढ़ा था उसको अच्छा करेगा। अब कोई एक रात पहले पढ़ के गया है और वो बोलेगा कि अरे नहीं यार, तो 1 नाइट बिफोर एग्जाम में क्या उम्मीद करते हो। चलो अब हम लोग आ जाते हैं टेस्ट के डिस्कशन में। तो आपका हो जाएगा डेली क्विज प्रैक्टिस सेशन, डेली लाइव डिस्कशन सेशन। तो क्विज प्रैक्टिस सेशन में जाते हैं, डे 1 to डे 10 में जाते हैं, और डे 9 का हम लोगों को आज देखना है। करेक्ट। तो 434 बच्चे टेस्ट में अपीयर हुए थे और इसमें टॉप 10 स्टूडेंट पर हैं, चलिए, तलिब मिर्जा जी। 19 क्वेश्चन इन्होंने सही किया है, 4 मिनट 15 सेकेंड का समय लिया है। तलिब मिर्जा जी के लिए बहुत बहुत तालियां भाई, अच्छा क्वेश्चन था, उन्होंने 19 क्वेश्चन सही किया है, वाकई काबिले तारीफ है ना। पी तिवारी 19 क्वेश्चन सही किया है इन्होंने, 12 मिनट 37 सेकेंड का टाइम लिया है, सेकेंड रैंक पर हैं। साक्षी गोपाल जी 18 क्वेश्चन पर हैं, है ना, और 18 क्वेश्चन इन्होंने सही किया है और ये तीसरे रैंक पर हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एकता गोदिया जी 18 क्वेश्चन सही किए हैं। पुष्पा राज पटेल, पुष्पा राज यहाँ पे आ गए भाई, क्या बात है, 17 है ना, 17 क्वेश्चन सही किए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस पुष्पा जी, पुष्पराज जी, सॉरी पुष्पा नहीं है, पुष्पराज है, सॉरी। भूपेंद्र सिंह 16 क्वेश्चन सही किए हैं, 6ठे स्थान पर हैं। प्रशांत साकिया जी 16 क्वेश्चन सही किए हैं, 7वें स्थान पर हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सुशील कुमार पटेल 8वें स्थान पर हैं। आशीष जी 16वें स्थान पर हैं। स्मृता जी 16 क्वेश्चन सही करके 10वें स्थान पर हैं, 9वें स्थान पर आशीष। सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया है। बस यूं ही इसी तरीके से कंटिन्यूटी बनाए रखिए। एंड जो मैं अब स्टार्ट करने वाला हूं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए आपका क्विज, इसी बैच में, कोई अलग से आपको नहीं, ऐसा नहीं कि कोई अलग अब होगा, हम बोले ना 1 साल तक इसी में जो होता रहेगा। अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू मेरे साथ बने रहना है, ठीक है। जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए आपका प्रिपरेशन, साल भर क्विज खेल लोगे ना, तो खेल खेल में आप डेली ना बहुत कुछ, हमको पता है आप, मैं 20 क्वेश्चन डेली सेट करूंगा, सारे सब्जेक्ट से करूंगा भाई, आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिला के 11 सब कुछ सब्जेक्ट हो जाते हैं, 6, 5, 11, 6 को सेकेंड ईयर में, 5 को फर्स्ट ईयर में। तो मुझे पता है कि आप 20 में 20 सही नहीं कर पाओगे, हम ये उम्मीद भी नहीं करते हैं, बट आपको आदत लग जाएगी ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ने का जो थोड़ा सा आपके सुना हुआ नहीं है या फिर कुछ सुने हुए हैं। तो इस तरीके से है ना। तो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में ऐसा नहीं होता है कि एकदम देखा देखा क्वेश्चन, वहाँ पे दिमाग चालू रखना होता है, क्विज प्रैक्टिस करना, प्लस आपको जो क्वेश्चन बचेंगे, मतलब आपसे गलत हो गए कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर क्या करा दिया जाएगा, डिस्कशन में सॉल्व करा दिया जाएगा, याद कर लेना। तो खेल खेल में आपसे क्या होगा, हर रोज कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते रहोगे, जब वैकेंसीज आएंगी तो प्रॉपर तैयारी कर लेना, हो जाएगा। समझे बात को, यस, ये तरीका रहेंगे। चलो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्रशांत साकिया जी टाइम बता दो मेरे आंसर का प्लीज। टाइम प्रशांत साकिया जी का कितना टाइम लगा था, देख लेते हैं भाई। प्रशांत साकिया टॉप 10 में हैं आप प्रशांत जी, हाँ थे शायद। प्रशांत साकिया, प्रशांत, हाँ 2 मिनट 19 सेकेंड का समय लिया है इन्होंने और 16 क्वेश्चन सही किए हैं। गार्गी मिश्रा कह रहे सर मेरे कॉलेज में किसी भी बच्चे का पेपर अच्छा नहीं हुआ क्योंकि किसी का सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ था, पर मैंने नॉन अटेंडिंग होके सिर्फ डायरेक्ट एग्जाम दिया और पेपर अच्छा गया। देखिए ओवरऑल कॉलेज वाले ना बच्चों को थोड़ा सा गुमराह कर देते हैं, क्योंकि देखो भाई लिटरली मैं भी कॉलेज में पढ़ाया हूँ, कॉलेज देखा हूँ, कॉलेज गया हूँ, तो मुझे पता है क्या होता है कॉलेज में, ठीक है। तो ओवरऑल कॉलेज को ख़राब नहीं बोलता हूँ, कॉलेज अपना एक सिस्टम है, बट पढ़ने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 घंटे समय निकालिए ऑनलाइन और अपना काम पे ध्यान दीजिए, नॉलेज पे ध्यान दीजिए, स्किल पे ध्यान दीजिए। दिन रात खाली बैग ढोने से कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर हम सभी लोग, यही टाइमिंग आपका क्लास का भी फिलहाल रहने वाला है।
तो आप सभी लोग अपना प्यार बनाए रखिए और अपने दोस्त साथी संगति को जरूर फॉरवर्ड करिए और ज्वाइन करवाइए, ताकि ये सेशन बहुत अच्छे से कंटिन्यू होता रहे और मैं इसमें बेहतर से बेहतर करता रहूँ। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।